अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमने जो करना है दैट इज़ पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि पैनिक यूजुअली हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं होना। असल में पैनिक होता है कि एक फ़ेज़ आता है सिर्फ कुछ मिनट्स का, और इस दौरान क्या होता है आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की टेंशन होती है। इवन आपको बाज़ औक़ात ये जो पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट है ना, इनको बाज़ औक़ात ये फ़ील होता है कि उन्हें हार्ट अटैक होने वाला है, ठीक है। चेस्ट पेन और सफोकेशन और बहुत ज़्यादा टेंशन, ठीक है। तो ये एक चेस्ट पेन होती है, डिजीनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सफोकेशन की फीलिंग आ रही होती है, हार्ट अटैक जैसी फीलिंग उन्हें आना शुरू हो जाती है। अब इसको डायग्नोस आपने कैसे करना है कि अगर आपके पास पेशेंट आए और उसको 3 to 4 अटैक्स आए हों सडन ऑनसेट के, एनजाइटी और फियर के, ठीक है, इस तरह के उसको 3 to 4 अटैक्स आए हुए हैं, तो वो पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट है, ठीक है। और इन अटैक्स के दौरान पेशेंट फील करता है इवन कि वो मरने वाला है, ठीक है। और इसमें फिजिकल सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं ना पैनिक डिसऑर्डर में। फिजिकल सिम्टम्स जैसे पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, चर्निंग स्टमक, डिजीनेस, फियर, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो पैनिक डिसऑर्डर का, वो हमेशा याद रखना है कि ये सडनली शुरू होते हैं, अचानक से शुरू होंगे, फिर बहुत जल्दी जल्दी ये रैपिडली डेवलप करेंगे, और ये सिर्फ फ्यू मिनट्स के लिए रहते हैं। ये नहीं होता कि कोई पेशेंट, जैसे डिप्रेशन है ना, वो तो कई कई हफ्तों तक रहता है, ये नहीं होता। ये पैनिक डिसऑर्डर कुछ मिनट्स तक बंदा पैनिक कर रहा है, देन वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जिनको पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाए, फिर वो ऐसी जगहों को अवॉइड करना शुरू कर दें जिस जगह पर उन्हें अटैक हुआ था। ऐसी जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब आपके पास पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट आया तो आप कौन कौन से डायग्नोसिस बना सकते हो। यहाँ पर वो बता रहा है कि इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ना, जो मैंने बताई हैं कि स्टमक चर्निंग और डिजीनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन वगैरह, ये क्रोनरी हार्ट डिजीज़ में और एस्थमा में भी ये सिम्टम्स आ सकती हैं। तो इनको रूल आउट ज़रूर करना है। जब पेशेंट आया तो पहले देख लेना है उसको कोई क्रोनरी हार्ट डिजीज़ या एस्थमा तो नहीं है। इनको रूल आउट करने के बाद आपने बाकी चीज़ों को देखना है। फिर आपने देखना है कि उसमें पेन, उसमें ब्रीथलेसनेस होगा, ठीक है। अगर उसमें ब्रीथलेसनेस है, ठीक है, हाँ, फिर आपने उसकी ईसीजी भी करवा के देख लेनी है कि उसका रिदम कैसा चल रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी चेक कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद अगर ये जो अटैक्स, उससे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ये फियर्ड सिचुएशन में होते हैं, खौफ वाली सिचुएशंस में होते हैं, तब ये फोबिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और अगर इसमें पैनिक डिसऑर्डर के साथ साथ उसका मूड बहुत सैड रहता है, लो रहता है, तो ये डिप्रेशन है। ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पहले क्रोनरी आर्टरी डिजीज एस्थमा आ गया, देन फोबिक डिसऑर्डर और देन डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट अभी मैंने आपको जो मिक्स्ड डिसऑर्डर में बताई, सेम वो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। और मैनेजमेंट ना ज़्यादा SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक सो MCQ तो इसमें कोई नहीं आने वाला। इन्फॉर्मेशनल केयर होती है सबसे पहले। इन्फॉर्मेशनल केयर में पूरी डिटेल बतानी होती है पेशेंट को कि पैनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसको समझाना होता है कि ये बहुत इसको डरना नहीं है, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, आप नहीं मरोगे, बस ये थोड़े मिनट के लिए आपको ये पैनिक आप फील करोगे, देन आप ठीक हो जाओगे। उसको ये बताना होता है कि ट्रांजिएंट सिम्टम है, सिर्फ कुछ देर के लिए। और उसको भी बताना है कि आप उन जगहों को मत छोड़ो। मैंने बताया ना कि वो उन जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देता है जहाँ पे उसे पैनिक सिचुएशन हुई है, तो उसे बताना है ऐसे आप अवॉइड ना करो, ऐसे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। देन पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, साथ उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। उन्हें बताना है कि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे हमने पीछे देखा था डिप्रेशन में, तो उसको एक्सरसाइज जैसी बतानी है, ठीक है। उसको कहना है कि अपने खौफ को पहले पहचानो कि किन चीज़ों से तुम्हें खौफ आता है, बहुत एग्जैजरेटेड फियर किन चीज़ों से फील होता है। जैसे तुम्हें ये फील होता है ना कि हार्ट अटैक होने वाला है, तो पेशेंट खुद अपने आप को कहे कि मुझे हार्ट अटैक नहीं होने वाला, ये सिर्फ कुछ मिनट की बात है, अभी मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। अगर वो लाउडली ऐसा कहे तो वो ठीक फील कर सकता है, ठीक है। अपने फियर को समझना है, अपने फियर को समझने के बाद अपने फियर को कम करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग में कि फैमिली को कहना है कि जब इसको पैनिक अटैक्स होते हैं ना, तो आप इसके साथ ना रहा करो, आप इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया करो, इसे खुद समझ आए कि अपने आप को काम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने काउंसलिंग भी कर दिया, अगर मेडिकेशन देनी है तो इसमें वैसे ऐसा उन्होंने कहा है कि मेडिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर देनी भी है, अगर डिप्रेशन है साथ, तो आप एंटी डिप्रेशन दे दो। अगर साथ एनजाइटी वगैरह तो आप एंटी एनजाइटी की दे दो, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह जो हैं, क्योंकि इन पे डिपेंडेंस हो सकती है, ये एडिक्शन हो सकती है, तो इसीलिए 1/4 ऑफ द डोज लेनी है एवरी 5th डे। मतलब टैपर करते जाना, डोज कम करते जाना, ताकि डिपेंडेंस ना हो, ठीक है। और नीचे वही चीज़ आगे कि रेफ़र कर देना है किसी साइकेट्रिस्ट के पास अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है। उसके बाद नेक्स्ट ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर सुसाइडल एंड डेलिब्रेट सेल्फ हार्म।
दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा देखो, हमारे पास क्या होता है कि जो साइकेट्रिक इलनेस के पेशेंट आते हैं ना, बहुत चांसेस होते हैं कि उनमें सुसाइडल थॉट्स बन रहे हो, लेकिन हमारे डॉक्टर्स का ये बिलीफ है कि वो उनसे पूछते नहीं हैं। उन्हें लगता है अगर हम इनसे पूछेंगे ना सुसाइड के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, तो इनमें ये आइडियाज़ अब डिवेलप हो जाएंगे। अगर पहले डिवेलप नहीं हुए थे तो अब हो जाएंगे और इनको ये आइडिया मिल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पेशेंट से पूछना चाहिए। अगर आप पेशेंट से पूछोगे तो इससे पेशेंट का एंजाइटी लेवल भी कम होगा और आपका एंजाइटी लेवल भी कम होगा। आपको भी पता चल जाएगा कि पेशेंट के माइंड में सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा, वो बता रहे हैं कि टॉप 10 जो काजेज़ हैं ना डेथ के, एज हर तरह की एज ग्रुप में, उसमें से एक सुसाइडल डेथ है। और यंग अडल्ट में तो इवन टॉप 3 काजेज़ में ही आता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सुसाइडल थाट्स में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं? जेंडर, स्पेशली मेल्स में ज़्यादा होता है ये। साइकोसिस अगर किसी को, ये अगर कोई अल्कोहलिज्म कर रहा है, अगर किसी को बड़ी क्रोनिक फिजिकल इलनेस है और उसे सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, तो बहुत चांसेस है कि वो सुसाइड की तरफ चला जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसी बिलीफ की बात की गई है कि डॉक्टर्स को लगता है अगर हम पूछेंगे तो इसको आइडिया मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप उससे पूछो। ठीक है। आप उससे बात करो। आप किस तरह से पूछ सकते हो? आप पूछ सकते हो कि बाज़ुकात, आप पेशेंट से कहो कि बाज़ुकात ऐसे होता है कि जब लोगों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है तो उन्हें जो है वो लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। तो क्या कभी आपको ऐसा ख्याल आया है? सिर्फ पेशेंट से आपने ये बात करनी है। उसके बाद आ गया डेलिब्रेट सेल्फ हार्म। ये क्या है? ये होता है कि इंडिविजुअल जो है वो खुद जानबूझकर अपने आप को इंजरी या हार्म पहुंचाना शुरू कर दे। सुसाइड में तो ये ना कि वो मारने की कोशिश करेगा, यहाँ पर ये कि वो अपने आप को हार्म या इंजरी देने की कोशिश करेगा। ठीक है। सुसाइड का इंटेंट नहीं है, बस अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। ओके। उसके बाद वो यहाँ पर बता रहा है कि डॉक्टर्स में भी ग्लोबली जो है वो सुसाइड का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है।